हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक और इस वाली वीडियो हम बात करने वाले हैं BHIC 134 की, जिसमें हम देखने वाले हैं यूनिट नंबर 6 है आपका। और इसमें हम बात करेंगे औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कृषि की। ठीक है दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं आपका यूनिट नंबर जो 5 है यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है और इस वाली वीडियो में आपका यूनिट नंबर जो 6 है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हम परिचय की कि इस वाली वीडियो में हम किसके ऊपर जो है बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर हम बात करें इस समय की तो भारत की जो 80% जनसंख्या थी वो गांव में रहा करती थी दोस्तों। ठीक है, और अगर वो गांव में रहेगी तो वो गांव से रिलेटेड जो है वो काम करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जो कृषि, उस समय जो सबसे ज़्यादा जो काम किया जाता था गांव में कृषि था। ठीक है, और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जो है जुड़ी हुई थी सारी की सारी जनता, और उसी से क्या कर रही थी, अपनी जो रोजी रोटी है उसे कमा रही थी। अंग्रेजों के भू राजस्व के निर्धारण की वजह से अंग्रेजों ने जो जिस हिसाब से अपना जो भू राजस्व का जो तरीका अपना रखा था, उससे क्या हुआ था, उनकी परंपरागत कृषि का जो ढांचा है वो नष्ट हो गया था। ठीक है, तो जो है ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी की वहाँ पर कमी थी। ठीक है, टेक्नोलॉजी का निचला स्तर, फॉर एग्ज़ाम्पल सिंचाई की सुविधाएं नहीं थी, उसकी कमी थी। ठीक है, और खाद उर्वरक जो है इसका इस्तेमाल जो है बहुत कम होता था, तो फिर जो खेती है वो प्रभावित होती थी। ठीक है, और कृषि के व्यवसायीकरण से, यानी कि कृषि को जब व्यवसाय की तरह इस्तेमाल किया गया, ट्रीट किया गया, जब उसको व्यापार के नज़रिए से देखा गया, तो उससे क्या हुआ, उसके कारण जो नकदी फसलें हैं उनकी उत्पादकता बढ़ी थी। ठीक है, उत्पादकता के प्रमाण मिले थे और उत्पादकता उसकी बढ़ी थी, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता था। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो अंग्रेज़ थे उनको लाभ कमाने से मतलब था ओनली। ठीक है, तो इसके लिए क्या हुआ, इसका जो लाभ है वो कमाते थे, लेकिन इसका जो लाभ है वो किसानों को नहीं मिल पाता था। किसानों को आपको पता है उनको टैक्स ही इतना ज़्यादा जो है वो भरना पड़ जाता था। यहाँ पर अगर हम बात करें अंग्रेजों के अधीन वाणिज्यकरण की, तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुग़ल साम्राज्य के पतन का लाभ उठाया। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखी है ये बात कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, इन्होंने क्या किया, मुग़ल साम्राज्य का जो पतन हुआ था तो इनका उनको फ़ायदा मिला था। ठीक है, फिर ये ज़्यादा अच्छी तरीके से फैल जो है वो पाए थे। ठीक है, उन्होंने जो है अपना विस्तार जो है वो काफ़ी अच्छे से किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो उन्होंने क्या किया, दक्षिण पूर्व भारत के जो कई क्षेत्र थे उससे अपना लाभ जो है उसको प्राप्त किया, जैसे कि बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा। ठीक है, तो इनमें से जो कुछ राज्य थे वो कैसे थे, वो कृषि क्षेत्र में अच्छे थे और कुछ जो राज्य थे वो व्यापार में अच्छे थे। ठीक है दोस्तों, तो इससे भी इनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। कृषि क्षेत्र में जो अच्छे थे उससे कृषि का फ़ायदा उठाया, और जो व्यापार में अच्छे थे वो उसमें व्यापार का फ़ायदा उठाया। फॉर एग्ज़ाम्पल जो बंगाल था वो व्यापार के लिए बढ़िया था, और जो बिहार था वो किसके लिए बढ़िया था, वो कृषि के लिए बढ़िया था। तो ऐसे इन्होंने क्या है, अलग अलग जगह से जहाँ पर जिस चीज़ की सुविधा थी वहाँ पर उन्होंने क्या है उस चीज़ से अपना फ़ायदा उठाया। कंपनी के साथ साथ इनके अधिकारियों ने भी खूब लाभ उठाया। ठीक है, इनके जो अधिकारी थे, उच्च पद पे जो अधिकारी बैठे हुए थे और भी जो अधिकारी थे, उनको भी जो काफ़ी ज़्यादा जो फ़ायदा है वो मिल पाया। यहाँ पर हम बात करते हैं वाणिज्यिक फसलों का चुनाव, यानी कि कौन कौन सी जो फसलें थी वो वाणिज्यिक फसलें थी, किस किस फसलों से फ़ायदा होता था ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, इसकी हम बात कर लेते हैं। अगर हम वाणिज्य फसलों में बात करें तो नील की थी। ठीक है, मतलब यहाँ पर वाणिज्य फसलें उन्हें कहा जाता है जिससे क्या हो, जिसका व्यापार करके ठीक है लाभ कमाया जाए। तो व्यापार किसका होगा, जिसकी डिमांड होगी। ठीक है, तो नील की डिमांड थी। ठीक है, उसके बाद कच्ची रेशम, कपास, अफीम, काली मिर्च, इन सभी की डिमांड थी। और 19वीं सदी में अगर हम बात करें तो चाय तथा चीनी, ये सारी जो फसलें थी ये वाणिज्य फसलों में आती थी। ठीक है, अगर हम बात करें ब्रिटेन में रेशम का उत्पादन नहीं होता था। ठीक है, इसलिए यहाँ रेशम का जो है डिमांड थी। अगर हम बात करें यहाँ पर पश्चिमी देशों में तो सूती कपड़ों की रंगाई के लिए नील का प्रयोग होता था। ठीक है, तो नील का प्रयोग होगा तो नील की डिमांड थी। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो चलती थी। अगर हम बात करें उस समय के जहाज़ की टेक्नोलॉजी की, तो वो अच्छी नहीं थी। ठीक है, उन दिनों की जो जहाज़ थी
वो आधुनिक जहाज़ों की तुलना में काफ़ी कम भार ले जाती थी। जहाज़ की टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी, तो जहाज़ क्या है, ज़्यादा सामान नहीं ले जाता था, ज़्यादा वजन वाला जो सामान है वो नहीं ले जा पाता था, ठीक है। और आधुनिक जो जहाज़ है उसके बाद वो ज़्यादा सामान ले जाने लगे, तो इसलिए सामान ले जाने में क्या लगता था, भाड़ा बहुत ज़्यादा लग जाता था, तो इसलिए जो है ज़्यादा जो धन है वो खर्च होता था। तो इससे क्या है, कंपनियों को लाभ जो है वो ज़्यादा नहीं होता था, या कंपनियों को ज़्यादा लाभ होता भी होगा तो जो वो है, मतलब जो कर्मचारी है उनको ज़्यादा लाभ नहीं होगा, ठीक है। कंपनी को अगर लाभ कम होगा तो आप सोचो व्यापारी जो कर्मचारी है उनका भी लाभ नहीं होगा, ठीक है। और किसानों का तो आप समझ लो उनका उनका क्या ही लाभ होगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये डिपेंड करती थी, अगर टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं होती तो जो सामान है वो महंगा बिकता है, और महंगा बिकेगा तो आप समझ सकते हैं एक तरह से लाभ नहीं होता है किसी को। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मान के चलिए कि पेट्रोल का जो प्राइस है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो होता क्या है कि जहाँ से उस सब्जियाँ आती है, मान के चलते हैं हम सब्जियाँ आती है ट्रक पे, ठीक है। तो वो क्या है, वो उपभोक्ता को, जो फाइनल गुड्स खरीदने वाला जो उपभोक्ता होगा, जैसे कि हम, उसको जो सब्जियां हैं वो महंगी मिलेगी। तो जब उसको सब्जियां महंगी मिलेगी पहले से 10 रुपये ज़्यादा, तो ठीक है, तो वो भी बार्गेनिंग करेगा, और वो कितनी बार्गेनिंग करेगा, उसको महंगी मिलेगी, प्लस में क्या है जो बेच रहा है उसको भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि पहले उसको क्या है कि 2 रुपये बच जाते थे, लेकिन क्या है कि अब उसको नहीं बचेंगे, क्योंकि जो कस्टमर है वो ज़्यादा प्राइस पे लेने को तैयार नहीं है, वो बार्गेनिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर नुकसान होता है सबका, ठीक है। यहाँ पर जो है बेचने वाले का भी नुकसान होता है, ठीक है, और प्लस में क्या है, यहाँ पर जो खरीदता है उसका भी नुकसान होता है। और ये सब क्यों हुआ, क्योंकि जो पेट्रोल के प्राइस थे वो बढ़ गए, तो उससे क्या कि ट्रांसपोर्टेशन में जो खर्चा आया वो यहाँ पर सब्जियों में भी जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, यहाँ पर क्या है, नुकसान हो जाता है, ठीक है, सभी को थोड़ा थोड़ा जो नुकसान होता है। तो वही सारी जो चीज़ें वो यहाँ पर भी चल रही थी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम, और यहाँ पर हम बात करते हैं दरिद्रता की, यानी कि गरीबी, यानी कि देखते हैं यहाँ पर जो है क्या दिक्कत आ रही थी, ये समझते हैं। देखिए हुआ क्या था, अंग्रेजों का मुख्य लक्ष्य यूरोप को निर्यात करने वाली वस्तुओं का उत्पादन करना था। बिल्कुल सही बात है, उनका जो मेन मोटिव था वो ये था कि यूरोप को जो निर्यात करने वाली वस्तु है, ठीक है, यूरोप को जो भी चीज़ जाएगी उसका उत्पादन करवाना है किसानों से, चाहे वो शांति से करवाए या उनको धमका के करवाएं, ठीक है। यानी कि उनको या तो थोड़ा सा बहला फुसला के उनसे करवाए काम को, या तो उनको सैनिक के बल पर करवाए, ठीक है, या उनको कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी जाए कि उसका सॉल्यूशन करने के लिए किसान अपने आप वो करेंगे। जैसे कि कर्ज वाला सीन था, टैक्स ज़्यादा ले लिया जाता था, किसानों को टेंशन होती थी कि कर्ज देना है, तो उसकी वजह से ज़बरदस्ती वो ऐसी खेती करते थे जिसमें उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो, जिससे वो क्या है वो टैक्स देने को तैयार हो जाए, ठीक है। वो ना चाहते भी जो है वाणिज्य फसलों की खेती करेंगे, अगर वो चाहते हैं तो भी करेंगे, और जो नहीं चाहता उसको भी करना पड़ेगा। तो ये सारी जो चीज़ें, मतलब इनका मुख्य लक्ष्य यही था, जिससे कंपनी का खजाना भरा जा सके, जिससे मेन जो प्रॉफिट हो वो किसका हो, कंपनी का हो। और एक व्यक्तिगत अंग्रेज, यहाँ पर आप समझिए एक बात को, एक व्यक्तिगत अंग्रेज व्यापारी भी धन को इस उद्देश्य से वापस लंदन भेजना चाहता था ताकि रिटायर होने पर उसका जो जीवन है वो आराम से बीते, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ एक इंडिविजुअल व्यापारी की बात कर रहे हैं हम, कि उसका जो माइंडसेट था वो कैसा था, ठीक है। माइंडसेट इनका ऐसा था कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्या है हड़पो, ठीक है, फ़ायदा कमाओ, चाहे वो कैसे भी फ़ायदा कमाना हो, प्लस में वो सारा पैसा हम क्या करेंगे, हम अपने जगह उसे भेजेंगे, प्लस में क्या कि हमारा बुढ़ापा अच्छा जाएगा। तो ये इस प्रकार की चीज़ है, ये इस माइंडसेट से यहाँ पर काम हो रहा था कि वो तरक्की नहीं होती उससे, ठीक है। एक तरह से लूट मारी वाला काम हो रहा था। अगर मान के चलो हम इंडिया के व्यापारी की अगर हम बात करते हैं, उसका माइंडसेट क्या होगा, उसका माइंडसेट होगा कि हम ऐसी वस्तु बनाएंगे जिससे हमारे देश के जो बंदे हैं, ठीक है, हमारे देश के लोग हैं, उनको भी फ़ायदा हो, उनको भी वैल्यू फॉर मनी चीज़ मिले, प्लस में क्या है कि उसमें मेरा भी कुछ प्रॉफिट हो, प्लस में क्या है कि जब मेरा प्रॉफिट होगा, मैं कमाऊंगा तो सरकार को टैक्स भरूंगा, तो इससे क्या है देश का भी भला होगा। तो ये जो माइंडसेट है, इस माइंडसेट से जो काम है वो अच्छा होता है, ठीक है, इसमें सबकी भलाई होती है। लेकिन इनका जो माइंडसेट था वो केवल एक, समझ सकते हो आप, स्वार्थ से रिलेटेड था, तो इसलिए वो जो चीज़ें हैं वो कामयाब नहीं होती। अगर हम यहाँ पर बात करें आगे, तो इस प्रकार के व्यावसायिक फसलों की वृद्धि एवं निर्यात ने भारत को दरिद्र बना दिया, ठीक है। तो इस प्रकार का जो माइंडसेट है, इस प्रकार का जो काम है, ठीक है, जब वो होगा तो इसमें क्या है, जो भारत है वो और ज़्यादा गरीब जो है वो बनता जा रहा था। ये वाला जो सीन है ये हो रहा था। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं भू राजस्व प्रबंधन के आरंभिक प्रयोग के बारे में, ठीक है। देखते हैं क्या बात है यहाँ पर।
अगर हम यहाँ पर बात करें 1757 में जब अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार स्थापित किया, तो जब अंग्रेजों ने क्या किया था, बंगाल पर अपना राज कर लिया था, मतलब अधिकार स्थापित कर लिया था, तो उनका मुख्य लक्ष्य यहाँ पर देखिए क्या था। उनका जो मुख्य लक्ष्य था वो था अधिक से अधिक धन वसूलना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर टैक्स वैक्स लगाना, ठीक है। जो कंपनी के अधिकारी थे वो धन पाने की लालसा में क्या कर रहे थे, प्रशासन में हस्तक्षेप कर रहे थे। जो प्रशासन मस्त चल रही थी बिल्कुल, उसमें हस्तक्षेप कर रहे थे, अपना टांग अड़ा रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक अव्यवस्था पैदा हो गई। जो व्यवस्था पहले से चल रही थी, देखिए होता क्या है, सिंपल सी बात होती है, पहले के समय में चीज़ जो है वो लागू की जाती थी। मान के चलिए यहाँ पर क्या है कि कोई एक राजा जो है राज करता है किसी भी एक राज्य में, ठीक है। उस राजा को और उसके नीचे बहुत सारे अधिकारी होते हैं, ठीक है, आपको पता है सभी प्रकार के जो हैं अलग अलग अधिकारी होते हैं। तो इस राजा को क्या है, ये दूसरे देश का राजा चुनौती देता था, ठीक है, इस राजा को हरा के और इस राजा की गद्दी पर बैठ जाता था और इसके प्रशासन से छेड़छाड़ नहीं करता था, ठीक है, प्रशासन से छेड़छाड़ नहीं करता था। जो सिचुएशन जैसी चली आ रही है, जहाँ पर जो बंदे जैसे हैं, ठीक है, मतलब जो व्यवस्था बनी हुई है, यहाँ पर आप व्यवस्था मानकर चलिए, जो व्यवस्था बनी हुई है उस व्यवस्था से छेड़छाड़ नहीं होती, तो क्या वो व्यवस्था एक अच्छी बनी होती है। उस व्यवस्था से क्या होता है कि जनता का भी फायदा हो रहा होता है, प्लस में ग्रोथ हो रही होती है, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि जब कोई बंदा यहाँ पर राजा को हरा कर और अपनी गद्दी पे पहुँच जाता है और लालची हो जाता है और प्रशासन के साथ छेड़छाड़ करता है, तो वहाँ पर जो सिस्टमेटिक जो चीज़ें हैं वो चेंज हो जाती है, ठीक है, और वहाँ पर जो है प्रॉफिट नहीं होता है, ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है। तो यही सारा जो सीन हुआ, यहाँ पर ये गए, इनको लालच था, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना था इनको, ठीक है, धन वसूल करना था, तो वहाँ पर इन्होंने हस्तक्षेप किया प्रशासन के अंदर में, जिससे क्या हुआ, अव्यवस्था पैदा हो गई। जब अब ये अव्यवस्था जो है बंगाल के अकाल का भी जो है कारक माना जाता है, ठीक है। तो अधिक से अधिक लगान वसूलने के कारण जनता के साथ भी क्या किया इन्होंने, शोषण किया उनका, उनके साथ अत्याचार किए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं उस समय हो रही थी जब अंग्रेज़ों ने क्या किया था, बंगाल पर अधिकार स्थापित कर लिया था। तो वहाँ के प्रशासन को छेड़छाड़ की इन्होंने, जिससे अव्यवस्था पैदा हो गई, उससे अकाल का भी कारण बना, प्लस में जो जनता है वहाँ की वो भी नाराज हो गई, ठीक है। तो ये सारी बातें थी। अब यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की, ठीक है। तो बंगाल में जो यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त है, इससे जो है हम यहाँ पर समझ लेते हैं तो कि जो स्थायी बंदोबस्त था इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। तो देखिए हुआ क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी और क्या है कि बंगाल के जो ज़मींदार थे, इनके बीच में क्या हुआ था, एक व्यवस्था लागू की गई थी और व्यवस्था थी सहमति से, ठीक है, और जिनको कॉर्नवालिस ने लागू किया था। और बाकी की बातें हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या इससे हुआ था। देखिए हुआ क्या था कि भ्रष्टाचार फैल रहा था, ठीक है। तो भ्रष्टाचार जो फैल रहा था, तो यहाँ पर कॉर्नवालिस को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप वहाँ पर जाइए, उस व्यवस्था को ठीक करिए, ठीक है, और सभी चीज़ों को आप क्या कर दीजिए, व्यवस्थित कर दीजिए। तो यही था, यही सारी जो थी वो बातें थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कॉर्नवालिस ने क्या किया, भारत आकर देखा कि वर्तमान की जो स्थिति है वो ठीक नहीं चल रही है, ठीक है, कुछ ठीक नहीं चल रही है। तो उन्होंने क्या किया, यूरोप में जो निर्यात होने वाली जो वस्तुएं थी, जैसे रेशम, सूती, ये सभी, इनकी भी कमी आ रही थी, ठीक है। तो इसलिए सारी चीज़ों को ठीक करने आए थे, जड़ पता लगाने आ गए थे, क्या थी दिक्कत, क्या थी। तो जो दिक्कत थी वो थी दोस्तों भ्रष्टाचार, ठीक है। तो इन्होंने कुछ हद तक उसको ठीक करने की कोशिश की। अब देखते हैं क्या किया, जिसकी वजह से कृषि की व्यवस्था भी खराब हो रही थी, और कृषि की व्यवस्था खराब होने के कारण क्या, हस्तशिल्प का जो उद्योग था वो भी खराब हो रहा था, ठीक है। तो अव्यवस्था के कारण भ्रष्टाचार और शोषण जो है दोनों बढ़ रहे थे, ठीक है। यहाँ पर जो ग्रोथ है वो यहाँ पर बिजनेस में नहीं हो रही थी, यहाँ पर जो ग्रोथ है वो भ्रष्टाचार में हो रही थी, और लोगों का शोषण हो रहा था, वहाँ पर लोग परेशान हो रहे थे, इस चीज़ में ग्रोथ हो रही थी। तो इसको कॉर्नवालिस ने क्या किया, इसको थोड़ा ठीक करने की कोशिश की, ठीक है, व्यवस्था में लाने की। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, भूमि कार्य को स्थायी बनाया, ठीक है। भूमि पर जो टैक्स लगाते हैं उनको एक निश्चित किया कि इस मात्रा में जो है टैक्स देना है सरकार को, और सरकार उस टैक्स को नहीं बढ़ाएगी। इस प्रकार की चीज़ें की इन्होंने, ठीक है, निर्धारित करने का निर्णय लिया इन्होंने, और ये कहा कि सरकार भविष्य में जो टैक्स जो है वो जो कर है वो नहीं बढ़ाएगी। लेकिन आपको पता है ये सारी जो चीज़ें हैं ये होती है, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है कि जो जनता है, जो किसान है, उसको फ़ायदा नहीं होता है। ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। प्लस में ऐसी चीज़ों से क्या होता है, कभी कभी नुकसान भी होता है, फ़ायदे भी होते हैं, सारी चीज़ें होती है, आगे देखेंगे। देखिए
और कुछ अच्छे परिणाम की आशा की। इन्होंने ये चीज़ करी जो कि आप कह सकते हैं यहाँ पर सही करी इन्होंने क्या करी, स्थायी किया सभी चीज़ों को, टैक्स को स्थायी किया और एक निश्चित की सभी चीज़ों को, और इन्होंने आशा की कि आने वाले टाइम में कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कैसे? अधिकारियों को जो मनमाने ढंग से कर वसूल करते थे उनको रोका, और जिससे भ्रष्टाचार कम होगा। ठीक है, उन्होंने बोला कि अगर मनमाने तरीके से हम कर ना वसूलने दें तो उससे भ्रष्टाचार कम होगा, प्लस में क्या होगा, उत्पादन और व्यापार में वृद्धि होगी, जिससे सरकार को क्या होगा, नियमित रूप से कर मिलता रहेगा। ठीक है, ये भी ठीक है इनका, उत्पादन और व्यापार में वृद्धि होगी तो सरकार को भी क्या होगा, जो है जिस हिसाब से कर मिलता है उस हिसाब से नियमित रूप से मिलेगी, एक कर का निर्धारित कर दिया। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो यहाँ पर जो दिक्कत आती है वो आई यहाँ पर देखते हैं क्या दिक्कत आई, स्थायी बंदोबस्त के प्रभाव देख लेते हैं। तो इस व्यवस्था में क्या हुआ, जमींदारों को बहुत ज़्यादा अधिकार मिल गए, क्योंकि जो टैक्स की जो रकम इकट्ठी करनी थी वो कौन करेगा, जमींदार सब करेंगे। तो उन्हें प्रत्येक वर्ष एक निश्चित समय पर क्या था, एक निश्चित रकम सरकार को देनी थी, एक निश्चित समय पर, समय निश्चित था 6 महीने साल भर, और निश्चित रकम, ठीक है, जो भी रकम निश्चित की होगी टैक्स की, वो सरकारी खजाने में जमा करवानी होती थी। और कोई भी अगर ज़मींदार इस बात से चूक जाए और पैसे जमा ना करवाए, ठीक है, टैक्स जमा करके सरकार के खाते में ना डाले, तो ज़मींदारी नीलाम हो जाएगी। ठीक है, और ज़मींदारी नीलाम हो जाती थी, और मान के चलो किसी एरिया का बंदा है, ज़मींदार है, उसको क्या है कि उसे टैक्स इकट्ठा करना है, लेकिन आ गया बाढ़, सूखा या किसी प्रकार की परेशानी हो गई जिससे किसान लोग जो है अपना फसल नहीं मतलब उपजा पाए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ज़मींदारों के पास कुछ नहीं बचता था, क्योंकि उसकी ज़मींदारी जो है नीलाम कर दी जाती थी। ये नहीं देखा जाता था कि उस एरिया की फसल हुई है या नहीं हुई है, बस ज़मींदारी उसकी नीलाम कर दी जाती थी। ठीक है दोस्तों, उनकी भी ज़मींदारी नीलाम कर दी जाती थी जिनके एरिया में कुछ प्रॉब्लम होती थी। ठीक है, इसलिए अनेक ज़मींदारों की ज़मींदारी छीन ली गई, बहुत सारे जो ज़मींदार थे उनकी ज़मींदारी को छीन ली गई। जो लोग हैं क्या कहते हैं, कुछ एरिया से टैक्स नहीं मिलता था, कुछ एरिया में कुछ दिक्कत आ गई, तो व्यापारी लोगों के हाथ जो है इनकी ज़मींदारी जो है वो चली गई, व्यापारी लोगों ने इनकी ज़मींदारी को खरीद लिया, जिनसे उन ज़मींदारों को खरीदा गया वह अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से और अधिक कर वसूल करने लग गए। अब मान के चलो किसी व्यापारी ने क्या क्या ज़मींदारी खरीदी है, तो वो क्या चाहेगा कि मैंने जितने की ज़मींदारी खरीदी है मैं उसकी भरपाई करूँ, प्लस में मैं और अर्निंग करूँ। ठीक है, तो यहाँ पर उस उद्देश्य से और ज़्यादा टैक्स लिया गया किसानों से, तो यहाँ पर भी जो किसानों की प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं हुई। ठीक है, यहाँ पर भी ये सारी जो चीज़ें हैं ये चलती रही। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं रेयतवाड़ी के तहत कर निर्धारण। अब रेयतवाड़ी में क्या था दोस्तों, रेयतवाड़ी में क्या था, यहाँ पर किसानों को भूमि का मालिक बना दिया गया था। ठीक है, और जो कर जो लेने का जो वो था तरीका था वो भूमि के अकॉर्डिंग होता था, ज़मीन के अकॉर्डिंग। कुछ ज़मीन के जो टैक्स है वो ज़्यादा होते थे, किसी के कम होते थे। तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम आई, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे क्या प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम ये आई थी कि जो जिस पे टैक्स ज़्यादा हुआ करता था उसको किसान वहाँ पर फसल उगाता ही नहीं था, और जो जहाँ पर जिस ज़मीन पर टैक्स कम होता था उसी ज़मीन पर वो उगाते थे, तो ज़्यादा टैक्स वाली जो भूमि है वो खाली रह जाती थी, उस पर फसल होती नहीं थी। इस प्रकार की प्रॉब्लम आई। आगे हम देखते हैं यहाँ पर सभी जिले और परगने के हजारों खेतों पर राजस्व का जो निर्धारण करना था, पहली बात तो ये मुश्किल था बहुत। ठीक है, मुश्किल कार्य था कि किस ज़मीन पर कितना टैक्स लगाना चाहिए। ठीक है, किस खेत पर कम और किस खेत पर ज़्यादा राजस्व लगाने की जो स्थिति में किसान महंगे खेतों को छोड़ देता था। किसान के पास दो ऑप्शन थे। ठीक है, एक तो एक महंगे खेत पे करे वो खेती, और एक सस्ते खेत पर करे। तो सिंपल सी बात है, किसान को जहाँ बचेगा वहीं करेगा वो। तो वो क्या करता था, महंगे खेतों को छोड़ देता था और सस्ते खेतों पर खेती करने लग जाता था, जिससे महंगे खेत जो है वो परती रह जाते थे। परती का मतलब है उस पर किसी प्रकार का कोई फसल वो उगाते ही नहीं थे। तो ये सभी चीज़ों की जो है यहाँ पर जो है दिक्कत वो होने लग गई। ठीक है, राजस्व अधिकारी को किसी खेत के कर निर्धारण करने के लिए, ठीक है, अब बात ये आती है कि जो राजस्व अधिकारी है जिसको ये करना है कि कौन सा जो ज़मीन है वो उस पर ज़्यादा टैक्स लगेगा, किस ज़मीन पे कम टैक्स लगेगा, तो ये निर्धारण करने के लिए जो है कुछ यहाँ पर पैरामीटर्स होते थे। मतलब उस गुणवत्ता के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर राजस्व को कम या ज़्यादा किया जाएगा उस पर्टिकुलर खेत पे। ठीक है, तो वो क्या थे देखिए यहाँ पर, वो था कि मिट्टी की उर्वरता, यानी कि मिट्टी जिसकी उपजाऊ होगी वो थोड़ी महंगी होगी। ज़मीन की प्रकृति, ठीक है, ज़मीन की प्रकृति जिसकी अच्छी होगी वो मतलब कि पथरीली तो नहीं है किसकी वो मतलब ज़मीन ऐसे टाइप की। ठीक है, तो वो जिसकी अच्छी होगी थोड़ी महंगी होगी। सिंचाई की उपलब्धता, यानी कि जहाँ पर सिंचाई के साधन ज़्यादा उपलब्ध होंगे वो थोड़ी महंगी होगी।
तो इन बातों का ध्यान रखना पड़ता था उनको, और जिस पे ये सब फीचर्स नहीं होंगे उस पे क्या वो ज़मीन थोड़ी उस पर सस्ती होगी और उस पर टैक्स थोड़ा कम लगेगा। तो अक्सर खेत में हुए उपज का जो आकलन है कर निर्धारण करना होता था इस पे। लेकिन असल में क्या है कि कर की राशि तब भी इतनी ज़्यादा अधिक होती थी कि किसानों के लिए वो तब भी बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है, और वो तो किसानों के लिए देना बहुत मुश्किल होता था। आप समझ रहे हो ना, मतलब इतनी सारी दिमाग लगाने के बाद भी एट द एंड जो रिजल्ट आया वो ये आया कि किसानों के लिए अभी भी वो बहुत महंगा है टैक्स, जो टैक्स ये वसूल कर रहे हैं, ठीक है, और किसानों को तब भी वो देने में मुश्किल आ रही है। जबकि अगर इस तरीके की चीज़ों को अपनाया जा रहा है तो वहाँ पर जो टैक्स होगा वो अफोर्डेबल होना चाहिए, मतलब इतना नॉर्मल होना चाहिए कि सभी किसान उसको कम से कम दे सकें, ठीक है। लेकिन ऐसा यहाँ पर कोई सीन जो है वो नहीं था। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों, टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो सकते हो, और बाकी आपको कुछ पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। ये यूनिट आपका इतना ही था। और बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आ गया तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। बगल में बेल नोटिफिकेशन आइकन होगा, आप उसे प्रेस कर सकते हो, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।